हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल न्याय शास्त्र लॉ सिंप्लीफाइड पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कॉन्सेप्ट पे जाऊं, एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ कंट्री जहां एक ही क्राइम के लिए एक आदमी को 2 साल की सज़ा हो और दूसरे को सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा आर्टिकल बनाया जो इक्वालिटी का फाउंडेशन था, जिसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। एंड दिस आर्टिकल इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 जो है वो कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आता है। मतलब ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है। अगर वायलेशन हो तो आर्टिकल 32 या 226 का सहारा लोग ले सकते हैं। आर्टिकल 14 में दो चीज़ों के बारे में बात किया गया है। पहला तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें जो दो फ्रेसेस हैं जो सेम लगते हैं, पर असल में ये दोनों अलग हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर हो या चाय वाला, सब एक ही कानून के नीचे हैं। और अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करूं तो ये अमेरिकन ओरिजिन से था, जो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं तो लॉ उनके हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को मटर्निटी लीव देना, ये इक्वालिटी वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्शन है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ये राइट सबको मिलता है, सिटीजन्स भी, फॉरेन भी, बस एनिमी एलियंस को छोड़ करके। ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर और लेजिस्लेटिव एक्शंस पर दोनों पे अप्लाई होता है। पर हाँ, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड किए गए हैं। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्या इसका कोई टेस्ट है? तो जी हाँ दोस्तों, दो टेस्ट के बारे में इसमें बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्टेट कब क्लासिफिकेशन कर सकता है। पहला केस था बुढ़ान चौधरी का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केस में दो टेस्ट दिए गए। पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रेशनल नेक्सस का। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनेंगे वो क्लियर और लॉजिकल बेसिस पे होने चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, ना कि ऐसे ही आपने कुछ भी बना दिया। और दूसरा रेशनल नेक्सस, उस क्लासिफिकेशन का सीधा कनेक्शन लॉ के ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर अगर एग्जाम्पल मैं इसका दूं तो अगर सरकार सिर्फ रिमोट विलेज स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाती है, क्या ये वैलिड है? हाँ, क्योंकि डिफरेंसिया है। क्या डिफरेंसिया? रिमोट लोकेशन। और नेक्सस क्या है? एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। राइट। अब कोई प्रोहिबिशंस तो नहीं है इसमें। चलो देखते हैं कि क्या क्या प्रोहिबिशंस है इसमें। तो दो चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्लास लेजिस्लेशन, बिना वैलिड रीजन के किसी भी क्लास को आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। और दूसरा आर्बिट्ररीनेस। ये ईपी रॉय अप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया गया था, जिसमें बोला गया था इक्वालिटी इज द ऑथेंटिक टू आर्बिट्रेशंस। मतलब अगर कोई बिना रीजन के बस मन से किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो कोई भी काम विथ रीजंस के थ्रू ही होगा। राइट। अब क्या क्या डॉक्ट्राइंस इस आर्टिकल के थ्रू इवॉल्व हुई थी? तो कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जो आर्टिकल 14 को समझाने में हेल्प भी करती हैं। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बस वही क्लासिफिकेशन वैलिड है जो रीजनेबल होगा। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्ररीनेस, कोई काम अगर आर्बिट्ररी है तो ऑटोमेटिकली इक्वालिटी का वायलेशन है, जिसको मेनका गांधी के केस में स्ट्रेंथन किया गया था। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जिसमें बोला गया अगर स्टेट ने प्रॉमिस किया और बिना रीज़न तोड़ दिया कोई प्रॉमिस, तो वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो सकता है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट था, नया डायमेंशन आया था सब्सटेंसिव इक्वालिटी का, जो नवतेज सिंह जौहर के केस में आया था, जिसमें इक्वालिटी को डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ लिंक किया गया था। अब आर्टिकल 14 के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं,
जैसे कि अनवर अली सरकार जिसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अर्ली टेस्ट बताया गया, बुधान चौधरी का केस जिसमें टेस्ट बताया गया इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस का, ईपी रॉय अप्पा का जो केस था उसमें आर्बिट्रेरीनेस को वायलेशन बताया गया, मेनका गांधी के केस में फेयरनेस और ड्यू प्रोसेस का स्कोप को एक्सटेंड किया गया। ऐसे ही और दूसरे केसेस जैसे इंदिराज साहनी का केस जहाँ पे रिजर्वेशंस के बारे में बात की। इन सब केसेस के बारे में हम आगे जाकर के दूसरे वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे ज़्यादा आगे आपको नहीं डिस्कस कर रही। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ इस आर्टिकल को लिंक करते हुए, तो चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर ट्रैफिक लॉ रेड कार्स पे ज़्यादा फाइन लगाते हैं, क्या ये इनवैलिड है क्या वैलिड है? ओब्वियसली इनवैलिड, क्योंकि रोड सेफ्टी से रेड कार्स का कोई नेक्सस ही नहीं है। लेकिन अगर एक लॉ सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को रिजर्व्ड पार्किंग देता है, क्या ये वैलिड है? डेफिनेटली वैलिड है, क्योंकि ये उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का स्टेटस देना चाहता है, इसलिए ये वैलिड है। तो क्या लिमिटेशंस है इस राइट के? जी हाँ, जैसे कि सब चीज़ों के साथ अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को आर्टिकल 361 के अंदर इम्यूनिटी दी गई है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशल लॉज है, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस अलाउ किए गए हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आर्टिकल 14 के। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है सबको बिल्कुल सेम ट्रीट करो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि फेयरनेस हो, प्रिजुडाइस और प्रिविलेज दोनों से बचाया जाए। ये हमारे लीगल सिस्टम के बैकबोन है जो इंसाफ का असली मतलब बताता है, दैट इज़ इक्वालिटी विथ जस्टिस। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस एंड लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे कंटेंट और मिलते रहें। और हाँ, जाते जाते ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से आर्टिकल 14 का सबसे इम्पैक्टफुल जजमेंट कौन सा था। थैंक यू, बाय।